हेलो बच्चों, मैं आशीष झारिया स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज हम देखते हैं आपकी जिला स्तरीय ओलंपियाड परीक्षा जो होने वाली है उसमें आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये विज्ञान विषय के लिए है और ये कक्षा 6वीं से लेकर 8वीं के लिए है। और बच्चों, ये अंतिम प्रहार है, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। इसीलिए इन 50 प्रश्नों की सीरीज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो इन 50 प्रश्नों को आप जरूर से देखें और कैसे से कैसे प्रश्न इनमें आएंगे, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इन प्रश्नों को आप जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में इनमें से किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो देखो, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, सूर्य प्रकाश भी होता है और जल भी होता है, लेकिन मिट्टी या मृदा नहीं होता। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, मिट्टी या मृदा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर दूसरा है, सभी जीवों के लिए खालिस्तान ऊर्जा का चरम स्रोत है? तो इसका उत्तर होगा सूर्य। सूर्य जो है ऊर्जा का चरम स्रोत है। अगला प्रश्न है, इसमें इनमें से कौन सा परजीवी पादप का उदाहरण है? तो अमरबेल जो है परजीवी पादप है ना, यानी दूसरे पेड़ के सहारे वो जिंदा रहता है, इसलिए वो परजीवी पादप है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा कीटभक्षी पादप का उदाहरण नहीं है? तो लाइकेन जो है ये कीटभक्षी पादप नहीं है, बाकी गड़पड़नी भी है ना, कीड़ों को खाता है ना, शंडियू भी है और वीनस फ्लाई टैप भी है। तो ये इसमें सही आंसर आपका लाइकेन हो जाएगा। बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि ऐसी ही वीडियो आपको बहुत और भी मिलती रहे, और भी आने वाले आपकी जितने भी परीक्षाएं, जितने भी एग्जाम है, सबकी वीडियो मैं इसमें लेकर के आऊँगा। और ये अभी ओलंपियाड की वीडियो है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके परीक्षा में महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, जो आएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा मृदा के लिए आवश्यक पोषक तत्व है? तो नाइट्रोजन भी आवश्यक है, पोटेशियम भी और फास्फोरस भी। तो उपरोक्त सभी आपका उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा सहजीविता से संबंधित पौधे का उदाहरण है? सहजीविता मतलब साथ साथ जीता है, तो वो होगा लाइकेन। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है ना? तो रंध्र द्वारा ली जाती है, क्योंकि पौधे में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे पौधे क्या करते हैं, वायु अपने अंदर लेते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह क्या है? तो पत्तियों से प्राप्त करते हैं। हमने पढ़े हैं ना, पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिससे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं। तो पत्तियां इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा पाचन तंत्र से संबंधित अंग नहीं है? तो फेफड़ा जो होगा ये पाचन तंत्र से संबंधित नहीं है, बाकी यकृत पाचन तंत्र से संबंधित है, पित्ताशय भी है और अग्नाशय भी है। तो याद रखना, फेफड़ा सांस लेने के लिए होता है ना, पाचन तंत्र से संबंधित नहीं है यह। अगला है, भोजन को चबाने के लिए किन दांतों का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना, चवर्णक का प्रयोग किया जाता है ना। तो चवर्णक जो है ये भोजन को चबाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो इस प्रकार से चवर्णक आपका सही आंसर होगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, तो इसको एक बार आप जरूर देखिएगा पूरा। अमाशय खालिस्तान का आकार होता है, किसका आकार रहता है? यू आकार। याद रखना, अमाशय यू आकार का होता है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला देखते हैं, अमाशय से खालिस्तान तथा पाचक रस स्त्रावित होता है, तो क्या होता है? इससे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पाचक रस स्त्रावित होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपका सही आंसर होगा, सल्फ्यूरिक नहीं लिख देना। अगला है, जंतुओं में एक विशेष अंग खालिस्तान होता है जिसके कारण जंतु घास का सेवन कर उसे पचा सकते हैं। तो इसमें अंधनाल इसका सही आंसर हो जाएगा, अंधनाल इसमें होता है। अगला प्रश्न है, जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है वह कौन सा है? तो जल का अवशोषण होता है बच्चों बृहदांत्र द्वारा। तो बृहदांत्र इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा जंतु ऊन प्रदान नहीं करता है ना? तो भेड़ से भी ऊन मिलता है हमको, बकरी से भी, याक से भी, लेकिन गाय नहीं करती। तो गाय आपका सही आंसर होगा। याद रखना, नहीं वाले प्रश्न में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो प्रश्न को अच्छे से पढ़ लेना आप पेपर में। अगला प्रश्न है, कैटरपिलर अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है तो यह खालिस्तान कहलाता है। तो ये प्यूपा कहलाता है ना, यानी अपने जीवन की अगली अवस्था में जब वो प्रवेश करता है, जब छोटा सा बच्चा रहता है, तो क्या कहते हैं उसको? प्यूपा कहते हैं। अगला है, इनमें से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है ना? तो भेड़ देखो, साहिवाल नहीं है। साहिवाल किसकी है? ये भैंस की नस्ल है ना, तो ये भेड़ की नहीं है। अगला प्रश्न है, लामा एवं एल्पेका कहाँ पाए जाते हैं? तो ये दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं, ये इसका सही आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, जिस तापमापी से हम अपने शरीर के ताप को मापते हैं उसे क्या कहते हैं? तो याद रखना, डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं ना। जब बुखार आ जाता है तो एक थर्मामीटर से नापा जाता है, तो वो कौन है? डॉक्टरी थर्मामीटर है। अगला है, इनमें से कौन सा ऊष्मारोधी का उदाहरण नहीं है, यानी है ऊष्मारोधी का उदाहरण कौन सा है? तो क्या होगा? प्लास्टिक का खिलौना। ये लोहे की कुर्सी में तो ऊष्मा आ जाएगा, है ना, लोहे की स्टील की चम्मच में भी, तांबे के तार में भी, लेकिन प्लास्टिक के खिलौने में नहीं आएगा, तो ये ऊष्मारोधी है, तो यानी करंट नहीं आएगा उसमें। अगला है, इनमें से कौन सी ऊष्मा स्थानांतरण की विधि है ना? तो इस ऊष्मा स्थानांतरण की क्या है ना, जिसमें ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान में चली जाए। तो चालन से भी जाती है, संवहन से भी और विकिरण से भी, है ना। तो उपरोक्त तो सभी आपका सही आंसर होगा। इसके बाद है, मानव शरीर का सामान्य ताप क्या होता है? तो 37 अंश सेल्सियस इसका सही आंसर है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, IMP लिख लो, ये हर बार पूछा जाता है बहुत सारी कंपटीशन एग्जाम में। अगला प्रश्न है, लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया गया है, इसका दूसरा सिरा क्या होगा? चालन के कारण ठंडा हो जाएगा, संवहन के कारण ठंडा हो जाएगा? नहीं, ये ठंडा नहीं होगा, है ना। यानी लकड़ी की चम्मच है तो उसमें क्या होगा? चालन नहीं होगा लकड़ी में, तो इसलिए वो ठंडा नहीं होगा। इनमें से कौन सा क्षारक का उदाहरण है? क्षार, तो देखो नींबू क्या है? अम्ल है, खट्टा होता है, तो अम्ल होगा। सिरका भी अम्ल है, लेकिन बेकिंग सोडा क्या है? क्षार है। बेकिंग सोडा आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं क्या? तो अम्ल अम्ल जो होते हैं ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अगला प्रश्न है, ऐसे पदार्थों के विलयन जो अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन विलयन में भिन्न रंग दर्शाते हैं क्या कहलाते हैं? तो ये सूचक कहलाते हैं। याद रखना, क्या कहलाते हैं? सूचक कहलाते हैं। लवण की प्रकृति कैसी होती है? तो उदासीन होती है ना। ये ना अम्लीय होता ना क्षारीय, अम्लीय भी नहीं होती, क्षारीय भी नहीं। कैसी होती है? उदासीन होती है। इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो भौतिक परिवर्तन है बर्फ का पिघलकर जल बनना। बर्फ जब पिघलता है तो ऐसे जल बन जाता है, तो ये क्या है? भौतिक परिवर्तन है ना। इसे तो हम नहीं करते, खुद ही होता है अपने आप। अगला प्रश्न है, परिवर्तन खालिस्तान प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इसमें कुछ पदार्थों को खालिस्तान के जल द्वारा उनके विलयन से शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जाता है, तो क्रिस्टलीकरण करके, है ना। याद रखना, क्रिस्टलीकरण करके उनके यानी शुद्ध अवस्था में उनको प्राप्त किया जाता है। अगला है, इनमें से कौन सा पदार्थ जंग लगने के लिए आवश्यक नहीं है ना। तो कौन सा पदार्थ जंग लगने के लिए? तो लोहा में तो लग जाता है, वायु में भी, सॉरी, तो ऊष्मा जो होगा, है ना। इनमें से कौन सा पदार्थ जंग लगने के लिए आवश्यक नहीं है? तो ऊष्मा अगर है भी तो जंग नहीं लगेगा, है ना। वायु की उपस्थिति में तो जंग लगता है, जल की उपस्थिति में लगता है ना। जैसे लोहा पानी में थोड़ा गीला हो जाता है तो उसमें जंग लग जाता है ना। तो इस प्रकार से ऊष्मा इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा घटक किसी स्थान के मौसम का निर्धारण करता है? तो क्या आएगा इसमें? तापमान भी करता है, आर्द्रता भी और वर्षा भी, है ना। यानी मौसम कैसा है, तो यानी वर्षा होगी, आर्द्रता, तापमान, तभी पता चलेगा। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर सही होगा। अगला है, दीर्घ अवधि के मौसम का औसत क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है जलवायु। अगला देखते हैं, भारत के किस क्षेत्र में शीत और आर्द्र जलवायु होती है? तो जम्मू और कश्मीर इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ध्रुवीय भालू को अत्यधिक ठंडी जलवायु में रहने के लिए कौन सी विशेषता अनुकूलित करती है? तो कौन सी करती है ध्रुवीय भालू का? यानी श्वेत बाल, है ना। क्या होता है? श्वेत बाल, फर, त्वचा के नीचे वसा, तीव्र सूंघने की क्षमता। तो ये जो होता है, ये क्या होता है? उन अत्यधिक ठंडी जलवायु में रहने के लिए ये उनकी विशेषता है। तो ये A नंबर का आपका सही आंसर होगा। अगला है, निम्न में से कौन सा विकल्प उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र मतलब क्या होता है? गर्म और आर्द्र होता है ना। तो ये A नंबर ही आपका सही आंसर होगा। मध्यम तापमान, अधिक वर्षा नहीं होता, है ना। सर्द और आर्द्र भी नहीं, गर्म और शुष्क भी नहीं, लेकिन गर्म और आर्द्र होता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। अगला है, पवन पृथ्वी के खालिस्तान तापन के कारण उत्पन्न होती है। तो पवन किसके कारण होती है? असमान, है ना, असमान तापन, यानी समान ताप नहीं रहता, कभी ताप बढ़ता है कभी घटता है, तो उसके कारण क्या होती है? पवन यानी वायु उत्पन्न होती है। निम्न दाब के चारों ओर उच्च वेग की वायु का अनेक परतों की कुंडली के रूप में घूमना क्या कहलाता है? चक्रवात कहलाता है। ऐसे ऐसे घूमते रहता है पवन, है ना, तो वो क्या है? चक्रवात है।
निम्नलिखित में से किस स्थान पर चक्रवात आने की संभावना नहीं होती है? चेन्नई में भी बहुत आता है, बेंगलुरु में भी आता है, अमृतसर में नहीं होती है ना, पुरी में भी आता है। अमृतसर में चक्रवात आने की संभावना ज़्यादा नहीं होती क्योंकि ऊंचे ऊंचे मकान बने हैं और हवा सीधे ऊपर से ही गुजर जाती है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वक्तव्यों में से कौन सा सही है ना? तो शीतकाल में पवन थल से सागर की ओर बहती है, हाँ तो ये सही है। ग्रीष्मकाल में पवन थल से सागर की ओर बहती है, नहीं। चक्रवात का निर्माण अति उच्च दाब और उसके इर्द गिर्द अति उच्च वेग पवन के घूमने से होता है, ये भी नहीं, यानी ए नंबर आपका सही होगा कि शीतकाल में पवन जो है थल से सागर की ओर बहती है, मतलब जमीन से समुद्र की ओर बहती है। अगला है, इनमें से कौन सी मृदा जीवों को आवास देती है? तो बालुई मृदा भी देती है ना, मृणमय मृदा भी, दोमट मृदा भी, यानी सभी सभी मिट्टी जीवों को आवास देती है, यानी मिट्टी के अंदर छोटे छोटे जीव भी रहते हैं बहुत सारे। अगला है, इनमें से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त है? तो याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बालुई मिट्टी है ना, बालुई मिट्टी जो होती है उसमें कपास बहुत अच्छे से होती है, कपास की फसल के लिए बहुत उपयोगी है। जल, पवन, बर्फ आदि के द्वारा मृदा की ऊपरी सतह का हटना क्या कहलाता है? तो ये मृदा अपरदन कहलाता है ना, मतलब मिट्टी कट कट के बहते रहती है तो वो क्या है? मृदा अपरदन है। सैल कणों के आंतरिक अतिरिक्त मृदा में होते हैं, क्या होते हैं? खनिज, जैव और वायु जल होते हैं, यानी सैल कण तो होते हैं लेकिन और क्या होते हैं? खनिज, जैव पदार्थ और वायु और जल, ये सब होते हैं। अगला प्रश्न है, जल धारण क्षमता सबसे अधिक किस में होती है? तो ये दोमटी मिट्टी में होती है ना, दो प्रकार की जो मिट्टी होती है उसमें जल धारण मतलब वो जल को अच्छे से सोख लेती है, तो जल धारण क्षमता जो होती है दोमट मिट्टी में बहुत अधिक होती है। अगला है आपका, सभी जीव श्वसन क्रिया में खालिस्तान लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, तो ऑक्सीजन आएगा है ना। जितने भी जीव हैं श्वसन क्रिया में क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, हम भी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो इस प्रकार से ये आपका सही आंसर होगा। अगला है, तिलचट्टों के शरीर में वायु प्रवेश करती है उनके किसके द्वारा? तो श्वास रंध्रों के द्वारा करती है। तिलचट्टों के शरीर में, याद रखना, तिलचट्टों के शरीर में वायु कैसे होती है? तो श्वास रंध्रों के द्वारा प्रवेश करती है। अगला है, अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारी टांगों में जिस पदार्थ के संचयन के कारण ऐंठन होती है वह क्या है? तो वो लैक्टिक अम्ल है ना, मतलब हम जब अत्यधिक व्यायाम करते हैं, अत्यधिक खेलते हैं या कसरत करते हैं तो उस समय हमारी टांगों में जो दर्द होता है वो क्या होता है? लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम की अवस्था में औसत श्वसन दर क्या होती है? तो 15 से 18 मिनट होती है ये विश्राम की अवस्था में, जब आदमी व्यक्ति आराम करता है, जब हम आराम करते हैं तो हम श्वसन कैसे करते हैं? तो 15 से 18 प्रति मिनट करते हैं। अगला प्रश्न है, उच्च वसन के समय पसलियां बाहर की ओर गति करती हैं, है ना, किस ओर गति करती हैं? तो नीचे की ओर गति करती है ना, बाहर की ओर नहीं आएगा। उच्च वसन के समय जो पसली है वो नीचे की ओर है ना, जब आप बहुत अधिक थक जाते हैं खेल के या दौड़ के आते हैं तो पसलियां देखना कैसे चलती हैं? नीचे की ओर चलती है ना, तो आप कभी छू के देखना, नीचे की ओर चलती हैं। तो इस प्रकार से बच्चों ये आपके 50 प्रश्न अब ओलंपियाड के कंप्लीट हुए, इनमें से बहुत सारे महत्वपूर्ण हैं, बहुत प्रश्न आएंगे और इसके आगे भी मैं बहुत सारे प्रश्न करवाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करें। धन्यवाद।